Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine at your homes. So today we will start with our next lesson of the evolution, that is the evidences of evolution. बेटा ये जो लेसन है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका एक टॉपिक जो है दैट इज दी होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, वो हमारे प्रैक्टिकल में है. एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि कैसे जो है हम ये चीज मानते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे हुआ है. इसमें आपके कनेक्टिंग लिंक्स आ जाते हैं, कुछ एटाविज्म आ जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं. साथ ही में कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनका एवोल्यूशन जो है वो एक साथ किस तरह से हुआ है. ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल है इसमें जो टॉपिक सिलेबस में है होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स वही हम करेंगे. अदरवाइज पूरा लेसन जो है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वो करने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट आर दी होमोलोगस ऑर्गन्स? होमोलोगस ऑर्गन्स ये आपने पहले ही पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में. दीज आर द ऑर्गन्स विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. तो हमने ये ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे अक्सर ही इसको गलत लिखते हैं जब हम पेपर में पूछते हैं. तो होमोलोगस ऑर्गन्स हैव दिस सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड हैव द सिमिलर एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन. बेसिक स्ट्रक्चर सेम है और एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन सेम है. चाहे वो फंक्शन जो मर्जी करते रहे, उनके फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट दे हैव दिस सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड द सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन. सॉरी. तो इसके लिए हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो वी हैव द एग्जांपल एज अ limbs of the different vertebrates. This is the forelimb of the human, this is the cat, whale and the bat. अगर हम इसकी बात करें बेटा तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका ही सेम है. ये सारे के सारे जो लिम्स हैं, चाहे ये फंक्शन कुछ और करते हो, जैसे आप वेल की बात करें तो वेल में जो है वो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है. ठीक है, बैट की बात करें तो बैट में जो है वो फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं लिम्स. लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है. क्यों? देखिए आप, ये जो बोन्स है हमारी, फर्स्ट बोन हमारी फोर लिम्ब की कौन सी होती है? ह्यूमरस. ह्यूमरस के बाद आ जाएगी हमारी रेडियस अल्ना. तो ऐसे ही सबकी ह्यूमरस और रेडियस अल्ना है. ये है ह्यूमरस और ये है रेडियस अल्ना. यहाँ पर इसकी ह्यूमरस है और ये इसकी रेडियस अल्ना. उसके बाद आ जाएंगे हमारे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंचेस. ऐसे ही इसके कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंचेस. यहाँ पर भी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये आ जाएगी फ्लेंजेस. तो सभी के सभी एनिमल्स में जो ये स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा सेम है. नो डाउट दे ऑल आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस. So these are the example of the homologous organ. Another example given in your practical file is the माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स माउथ पार्ट है बेटा, इनका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सबका सेम होता है. ठीक है, जो माउथ पार्ट्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है, चाहे उनका फंक्शन जो अलग अलग है. जैसे हम बात कर रहे थे कॉकरोच की, तो कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स है दे आर फॉर द बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अगर हम हनी बी की बात करें तो हनी बी में जो है वो साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं. बटरफ्लाई में जो वो सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट हमारे इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है, बट दे ऑल हैव द सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर. ये जो बीच में दिया है आपका सेंटर में, ये है आपका जो एक कॉकरोच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, बाकी जो है इसकी हमारे पास जो है वो मॉडिफिकेशन है. ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ग्रॉस होपर या कॉकरोच का ले लें आप. बाकी इसके अलग अलग तरह के हैं जो अलग अलग हैं. जैसे कि बी में हम बात कर लें, ये बी वाला जो है ये साइफनिंग टाइप है जो कि आपका हनी बी में है. अगर हम सी की बात कर लें तो ये आपके बटरफ्लाई का है जो सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है. अगर हम डी की बात करें तो ये मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स हैं और जो आपके पाइसिंग और सकिंग के लिए यूज होते हैं. सो दे हैव द डिफरेंट फंक्शंस बट दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स. इसमें जो है लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिले और हाइपोफेरिंक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट आर द एनालॉगस ऑर्गन्स. ये आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पर आपके यहाँ पर थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ द थॉर्न्स एंड द टेंड्रिल्स दिए हुए आपके प्लांट्स के. दे ऑल्सो शो द homologous structure. So the next is the analogous organ. Analogous organs are the organs which have same function.
हमने सेम के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे फंक्शन सेम है, लेकिन इनका जो बेसिक एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है और जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो बस यही एक बेसिक दोनों में डिफरेंस है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन दे हैव सेम फंडामेंटल प्लान एंड एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन बट दे मे हैव द डिफरेंट फंक्शंस। बट इन केस ऑफ द एनालॉगस ऑर्गन्स वी हैव द सेम फंडामेंटल, we have the different fundamental structure and embryological origin but their function may be same। उनका फंक्शन जो है सेम है, जिसकी वजह से हमें वो सुपरफिशियली जो है वो एक जैसे लगते हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है इंसेक्ट के विंग और बर्ड का विंग। ठीक है, अब आप जानते हैं इंसेक्ट का जो विंग होता है वो किस तरह का है। वो विंग जो है वो तो फाइब्रस है, विंग जो है वो मेम्ब्रेनस विंग है, फोर विंग हाइंड विंग, जबकि जो हमारा बर्ड्स का विंग है उसको सपोर्ट कर रही है आपकी फोर लिम्स। ठीक है, फोर लिम्स है, उसमें फोर लिम्स की बोन्स है आपकी। देखिए ह्यूमरस आ गया, रेडिसल आ गया, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और उसके बाद उसके ऊपर जो है फेदर्स आ रहे हैं। तो ये जो है वो आपके दोनों के दोनों एनालॉगस ऑर्गन्स है। नो डाउट द बोथ आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग बट दे आर द एनालॉगस ऑर्गन्स। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल गिवन हियर। हियर ऑल्सो द बैट्स विंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये जो है ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। अब बैट का जो विंग होता है बेटा, बैट का जो विंग है वो दैट इज अ फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है ना, ये इसकी जो है फ्लैंजेस है, फ्लैंजेस के बीच की स्किन जो है वो फ्लैटेंड होके वो एक्सटेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो विंग हमारा बनता है। अगर हम बर्ड्स के विंग की बात करें तो वो प्रॉपर विंग्स होते हैं आपके, और इंसेक्ट का जो विंग की बात करते हैं बेटा तो इंसेक्ट का विंग जो है वो मेम्ब्रेनस होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो फ्लाइंग के लिए यूज हो रहे हैं बट उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। नाउ द अनदर एग्जांपल गिवन इन योर बुक इज these are the pectoral fins of the fishes and the flippers of the dolphin। तो ये आपकी शार्क है, शार्क के फिन्स जो है वो कैसे हैं। ये हमारा पेंगुइन है, पेंगुइन के जो विंग्स है, पेंगुइन्स के जो फ्लिपर्स हैं वो भी हम किसके लिए यूज करते हैं, स्विमिंग के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपके डॉल्फिन है, डॉल्फिन के फ्लिपर्स जो है वो भी किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो यूज स्विमिंग के लिए हो रहे हैं बट दे ऑल हैव द डिफरेंट, they have the different basic origin and the different structure। फिन भी आपको पता है, आपने फिशेस पढ़ लिया है अपने पिछली क्लासेस में। फिन्स जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। जो विंग है इसका आपके पेंगुइन का, उसमें तो आपकी बोन्स होगी जो आपके फोरलिम की है। उसका जो फ्लिपर्स है डॉल्फिन का, उसमें भी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। सो दे ऑल हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन फॉर द स्विमिंग। नाउ द नेक्स्ट इज द एनालॉजी बिटवीन द प्लांट्स। आपके प्लांट्स का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप हमने जो है वो एनिमल के एग्जाम्पल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सो दिस इज द आवर प्रैक्टिकल। Now next we will start with our next chapter of the evolution, that is the theories of evolution। So theories of evolution जो है वो हमने अब next topic जो है वो हम start कर देंगे। Now the theories of organic evolution, ये topic हमने पहले भी अपने junior classes में थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा। So in this chapter we will discuss that what are the different types of theories which were given by different scientists and who explain the process of the organic evolution। So इसमें सबसे पहले हम करेंगे लेमार्किज्म, थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उसके बाद डार्विनिज्म आ जाएगा। देन इज द म्यूटेशन थ्योरी गिवन बाय द ह्यूगो टी वेराइस। और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे मॉडर्न और द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन, और वी कॉल्ड इट एज द नियो डार्विनिज्म। सो फर्स्ट इज द लेमार्किज्म। लेमार्किज्म इज द थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, की जो आपकी एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, कि जो भी ऑर्गेनिज्म, इसको हम डिटेल में बाद में करते हैं, लेकिन इस थ्योरी का नाम आपने करते हैं ना, कई बार ये पूछ लेते हैं, द थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लेमार्क, इसको हम लेमार्किज्म भी कहते हैं। इन्होंने अपना जो काम था वो पब्लिश किया था अपनी बुक जिसका नाम था फिलोसफिक ज़ूलॉजिके। और ये इन्होंने क्या जो पोस्टुलेट्स दिए, क्या इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा, इन्होंने कहा कि जो द चेंजेस दैट डेवलप इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ नॉर्मल कैरेक्टर, वो रिस्पॉन्स में जो आते हैं एनवायरमेंट की वजह से, और द फंक्शन ऑफ द यूज और द डिसयूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि जो भी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं या जो नए कैरेक्टर्स एक्वायर करता है, या तो वो एनवायरमेंट के
रिस्पॉन्स में अडाप्ट करता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करने के लिए अडाप्ट करता है, या फिर वो उसको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह के नए कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप होंगे। तो इसे हम डिटेल में समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा न्यू नीड्स, कि कोई भी एनिमल्स होते हैं उनको अपने आप को अडाप्ट करने के लिए, अपने एनवायरमेंट में अडाप्ट करने के लिए जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या आ गए, जैसे आपके लाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, फूड आ गया, तो इसकी वजह से, या माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, तो ये जो न्यू नीड्स है, नई जरूरतों की वजह से एनिमल्स को जो है वो अपने, या एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपने आप में कुछ चेंजेस जो है वो लाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया यूज एंड डिसयूज। अब डिसयूज, अगर हम किसी ऑर्गन्स का यूज जो है वो ज्यादा करते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया तरीके से डेवलप होगा, और जिनका हम यूज कम कर रहे हैं धीरे धीरे जो है वो उनकी फंक्शन जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका यूज एंड द डिसयूज। सो ये जो है एक्चुअली एक तरह का इंटरनल फोर्स है जो आपके न्यू नीड्स के अकॉर्डिंगली आप किसी ऑर्गन की ज्यादा बेटर डेवलप होती है, और जो धीरे धीरे जिनका आप यूज कम कर रहे हैं अल्टीमेटली वो ऑर्गन्स जो है वो उनका यूज कम हो जाता है, और अल्टीमेटली वो कई बार जो है डीजनरेशन होने के बाद वो जो है वो ऑर्गन्स डिसअपियर भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि कई बार उन्होंने बोला कि जब कोई फेवरेबल कंडीशंस, जब कोई एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी आ जाती है तो जिसमें आप अडाप्ट नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ कैरेक्टर्स को जो है वो एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो बिलीव द फेवरेबल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो फेवरेबल कैरेक्टर्स हमें कभी जो आ जाते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम जो है एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दी स्पीसीएशन, कि जब फेवरेबल कैरेक्टर्स हमने एक्वायर कर लिए तो वो जो है अब नई स्पीशीज जो है एक तरह से बन गई है, जिसमें कि कुछ कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, तो इससे जो है हमारी नई स्पीशीज बन गई, और ये नई स्पीशीज का जो फॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड एज द स्पीसीएशन। तो हमारा स्पीसीएशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो अचानक से नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, की हमारे जो कोई एनिमल है वो किसी एनवायरमेंट में रह रहा है, उसको कैसे ऑर्गन्स की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी जो है धीरे धीरे अपने आप में चेंजेस लाती है, और अल्टीमेटली वो चेंजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो एक नई स्पीशीज जो है वो बन जाती है। जिन ऑर्गन्स की उनको उस एनिमल को जरूरत नहीं होती, वो ऑर्गन्स धीरे धीरे उसको यूज जो वो कम करता है, और वो ऑर्गन्स ना यूज होने के कारण धीरे धीरे जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, पूरी तरह से जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया है जो जिराफ का है। जो बहुत पहले जो जिराफ था वो बहुत छोटा सा एनिमल था, जो कि एक ग्रेजिंग एनिमल था। ठीक है, लेकिन क्योंकि जब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और ग्रासलैंड्स कम हो गए तो इसको ग्रास का जो है वो कम मिलना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे इसने पेड़ों पे जो है अपना फूड लेना स्टार्ट कर दिया। अब पेड़ जो है वो सारे के सारे पेड़ तो छोटे होते नहीं है, पेड़ ऊंचे होते हैं, तो पेड़ों को जो है पेड़ों तक ऊपर तक पहुंचने के लिए उसने अपनी नेक की धीरे धीरे जो है वो स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर दी। नेक को जो है वो लगातार स्ट्रेच करता रहा ताकि वो ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सके। अल्टीमेटली उसकी नेक जो है वो इतनी लंबी हो गई कि वो बहुत ऊंचे पेड़ों तक जो है वो पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो चेंज आया है दिस इज ड्यू टू द न्यू नीड, उसकी नई नीड की वजह से उसकी बॉडी में जो है वो धीरे धीरे चेंजेस आए, और वो प्रोग्रेसिवली उसकी नेक की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती गई, और वो इस तरह से यहां से लेकर यहां तक जो है वो हमारा नया एनिमल बन गया, जो बिल्कुल एक न्यू स्पीशीज थी, अपने पुराने वाले जहां से उसका ओरिजिन हुआ था उससे टोटली जो था वो डिफरेंट था। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे एग्जांपल्स बताए जिससे कि उन्होंने अपनी बात को जो है एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल अगर स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स जो थे वो बेटा यू ऑल नो स्नेक्स दे बिलोंग टू द रेप्टिलिया, तो स्नेक्स जो थे वो लेजर लाइक एनिमल थे, जिनमें जो है पूरी तरह से पहले पेंटाडेक्टाइलेट लिम्स यानी कि लिम्स जो है 4 लिम्स हाइंड लिम्स जो थे वो प्रेजेंट होते थे। लेकिन स्नेक्स जो है वो बरोज में रहते हैं, तो बरोज में जो है उनको ज्यादा जो है वो लिम्स की जरूरत नहीं है। बरोज में जो है वो अगर ज्यादा लिम्स होंगे, बड़े लिम्स होंगे, तो उनको बरो में रहने में जो है वो दिक्कत होगी, तो लिम्स जो है धीरे धीरे उनके
जो है वो डीजेनरेट होते गए, धीरे धीरे कम हो गए, वेस्टिजियल हो गए और पूरी तरह से खत्म हो गए। ठीक है, तो अगर हम इसे देखना चाहें तो उन्होंने बताया भी कि जैसे पाइथन और स्नैंड बोया होते हैं, उनमें वेस्टिजियल आपको जो है पेल्विक गर्डल देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपके एक्वाटिक बर्ड्स हैं, एक्वाटिक बर्ड्स हैं जैसे स्वैन्स हैं, डक्स हैं, पहले वो किसी टाइम में वो टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे ये करेक्टर्स को एक्वायर कर लिया। कौन से करेक्टर्स को? उनके विंग्स जो थे वो रिड्यूस हो गए। और क्योंकि विंग्स क्यों रिड्यूस हो गए? क्योंकि वो डिसयूज हो रहा था, उनको वो यूज नहीं कर रहे थे, वो ज्यादा टाइम अपने पानी में गुजार रहे थे। ठीक है, और दे कीप ऑन स्ट्रेचिंग द स्किन बिटवीन देयर टोज, अपने टोज के बीच की स्किन को लगातार स्ट्रेच करते रहे, तो जिससे उनकी जो उनके जो टोज है वो वेब्ड बन गए। ठीक है, और एज अ फ्लिपर की तरह वो उनको स्विमिंग में मदद करने लगे। तो ये उन्होंने बताया कि कैसे जिस जिस ऑर्गन का आप यूज करते हैं वो एडवांस होता जाता है, और जिस जिस ऑर्गन को आप यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यूज यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे वो अपने वेब्ड फीट का यूज कर रहे हैं, वेब फीट की जो वो है वो वेब्ड बन गए, नया करेक्टर आ गया वेब्ड फीट। और जो उनके विंग्स हैं वो धीरे धीरे कम यूज होने की वजह से वो जो है वो उतने इफेक्टिवली जो है वो फ्लाई करने में मदद जो है वो नहीं करते। सो दिस इज द थ्योरी अबाउट द यूज एंड द डिसयूज। अकॉर्डिंग टू द न्यू नीड्स द ऑर्गेनिज्म दे डेवलप न्यू करेक्टर्स एंड द ऑर्गन्स विच आर नॉट इन यूज दे गेट डीजेनरेटेड, और धीरे धीरे वो जो है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, जैसे आपका ऑस्ट्रिच वगैरह है, अगर वो जो है उनको लैंड पे ही काफी फूड अवेलेबल होता था, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है वो फ्लाइंग रोक दी। तो जो फ्लाइंग उन्होंने अपनी जो है वो धीरे धीरे कम कर दी, तो ड्यू टू द डिसयूज ऑफ द विंग्स, अपने विंग्स का डिसयूज किया उन्होंने, इसलिए वो बाद में क्या बन गए? फ्लाइटलेस बर्ड्स बन गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से जिन ऑर्गन्स को आप यूज करते हैं वो आपके डेवलप फर्दर और ज्यादा एडवांस डेवलप हो जाते हैं, और जिनको आप डिस यूज करते हैं वो जो है धीरे धीरे वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट द use and disuse of the organs according to the new needs of the organism. So this is the theory of the inheritance of the acquired characters, कि एक बार जो characters जो है organism ने acquire कर लिए हैं वो ही characters जो है वो आगे वो inherit करता है अपने next generation में। तो नए character क्यों acquire किए? Due to the new needs की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडाप्ट करने के लिए एनवायरमेंट में नए कैरेक्टर्स जो है वो एक्वायर करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज योर अपर। अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, तो बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ उसके बाद इसका, ऐसा नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्रिटिसिज्म में आ गई, जैसे हमारे अगस्त वाइसमैन और कुवेर है, इन्होंने थ्योरी ऑफ क्वांटिटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। इन्होंने बोला कि सोमैटोप्लाज्म अलग होता है जो कि सोमैटिक सेल्स में होता है, और जर्म प्लाज्म जो होता है वो अलग होता है जो आपके जर्मिनल सेल्स में होता है। तो ऑर्गेनिज्म के जो सोमैटोप्लाज्म है दैट इज नॉट transmitted to the next generation. It is the germ plasm, that is the germinal cells. The germinal cells have the germ plasm which is being transmitted to the next generation, right? So somatic cells में जो change आया है वो next generation में pass on नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने एक और हमारे पास यह एग्जांपल है, जैसे कि पावलोव जो है एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो है वो माइस को और एक डॉग के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, उनको ट्रेन किया कि जैसे ही बेल बजेगी वो खाना खाने के लिए आ जाएंगे। तो ये उन्होंने एक डॉग को ट्रेन किया कि वो बेल बजेगी वो खाना खाने आ जाएगा। उसके मुंह में जो था उन्होंने नोट किया कि जैसे ही बेल का टाइम होता था उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था। बार बार उन्होंने रोज ऐसे किया, इसी तरह से वो डॉग को आदत पड़ गई कि जैसे ही बेल बजेगी तो उनको, यहाँ पे माइस का एग्जांपल दिया है, माइस के ऊपर भी किया एक्सपेरिमेंट उन्होंने, डॉग के ऊपर भी किया है कि जैसे बेल बजती है वो खाना खाने के लिए आ जाएगा। उन्होंने नोट डाउन किया कि उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने एक दो बार क्या किया कि उन्होंने बेल बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, लेकिन तब भी जो था माइस और जो हमारा डॉग था उसके माउथ में सलाइवा जो था, वाटरिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो फीचर था वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो इस तरह के चेंजेस होते हैं सोमैटिक सेल्स में, या जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं वो इनहेरिडेटरी नहीं होती है, हेरिडिटरी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे और एग्जांपल हैं जिससे ये हमें पता लगता है कि हमारे सोमैटिक सेल्स में जो चेंजेस होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात कर लें आप कोई वीक मसल्स है किसी के बच्चे की, तो अगर फादर रेसलर है तो जरूरी नहीं है उनके बेटे का भी जो है वो
वो बेटा जो है वो रेसलर हो, ठीक है। द सन में हैव द वीक मसल्स। तो कहने की बात है कि सोमेटिक सेल्स में जो आप चेंजेस आ जाते हैं वो आपके जो है वो हेरिडिटरी नहीं होते। द नेक्स्ट थ्योरी इज द नियोलिमार्किज्म। लिमार्क के बाद में जो कुछ थ्योरीज आई वो किसके अंडर हम कंसिडर करते हैं, दे आर कंसिडर अंडर द नियोलिमार्किज्म। इसमें आपके कुछ साइंटिस्ट आ जाएंगे जैसे हार्वर्ड, जैसे कि आपके स्पेंसर है, कोप है, पिकार्ड है, बॉनर है, ये सभी साइंटिस्ट इसमें आ जाएंगे। सो लिमार्किज्म, नियोलिमार्किज्म जो है वो एक्चुअली जेनेटिक्स में कैसे हम जो लिमार्किज्म है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये उसी चीज को जो है इन साइंटिस्ट ने लोगों ने आगे एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने बताया कि द जर्म सेल्स दे मे बी परफॉर्म फ्रॉम द दे मे बी फॉर्म फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स। ठीक है, ये आप जानते हैं पहले से ही। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप प्लांट्स में हम करते हैं, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं उसी से ही हम जो है नेक्स्ट जनरेशन पूरी की पूरी जो है वो तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स के एग्जांपल है जैसे अर्थवर्म। इफ वी हैव द अर्थवर्म जिसमें कि कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, तो वो भी जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जो है वो डेवलप कर सकता है। ऐसे ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने पहले बता दिया, जैसे ब्रायोफाइलम है या आपके पोटैटो है या रोज है, वहां पे आप सोमैटिक सेल से जो है वो वेजिटेटिव जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसी से आप जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेते हैं। तो उस ऑर्गेनिज्म में आपके जर्म सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे रोज की हम कटिंग करते हैं, तो रोज की कटिंग करते हैं तो उससे पूरा का पूरा नया प्लांट बनता है और उसमें आपके जो है वो फ्लावर्स भी लगते हैं। तो फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सो अकॉर्डिंग टू देम दैट वी कैन गेट द सोमैटिक सेल्स फ्रॉम द जर्म सेल्स ऑल्सो। ठीक है, और उन्होंने बताया कि आपका जो इफेक्ट है, जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, वो जर्म सेल्स के ऊपर पड़ सकता है थ्रू द सोमैटिक सेल्स। जो आपके जर्म सेल्स है, अगर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, सो दिस इफेक्ट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो जर्म सेल्स के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट सोमैटिक सेल्स के ऊपर पड़ेगा, तो वो जो जर्म सेल्स के ऊपर पड़ेगा वो आगे चल के सोमैटिक सेल्स के ऊपर भी जो है वो रिप्रेजेंट होगा। इसके लिए जैसे ये आपके साइंटिस्ट है हेस्लॉप हैरिसन, इन्होंने क्या किया कि एक मॉथ है जिसका नाम है सेलिनिया, उसकी पेल कलर की वेराइटी ली और उसको उन्होंने फीड किया मैंगनीज कोटेड फूड से। मैंगनीज से कोट किया हुआ फूड जो है उसको प्रोवाइड किया, तो उन्होंने देखा कि जो पेल कलर का जो आपका मॉथ था, बाद में जो उसके ऑफस्प्रिंग्स थे वो मेलेनिक थे, यानी कि वो पिगमेंटेड थे। तो ये कैसे हुआ, हम जो ये हमारा जो मॉथ है इसको हम फीड कर रहे हैं मैंगनीज कोटेड फूड, तो मैंगनीज कोटेड फूड से जो है जो हमने फूड प्रोवाइड किया उससे इसका इफेक्ट जो है, फूड का इफेक्ट जो है इसके जर्मिनल सेल्स तक भी गया। जर्मिनल सेल्स ने इफेक्ट किया, तभी आगे चल के इसकी जो ऑफस्प्रिंग्स है उनका कलर जो है वो चेंज हो गया, वो पेल के बजाय कैसे हो गए, पिगमेंटेड हो गए। ठीक है, सो वी कैन हैव द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन द जर्मिनल सेल्स थ्रू द सोमैटिक सेल्स। ठीक है, और जर्मिनल सेल्स में जो चेंज आता है वो आपके सोमैटिक आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में देखने को भी मिलेगा। ऐसे ही हमारे समनर है एफबी समनर, इन्होंने क्या किया, कुछ माइस को जो है वो रेज किया एट हाई टेम्परेचर। माइसिस जो है वो हाई टेम्परेचर पर उन्होंने उनको रेज किया 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो वो जो माइस थे उनकी जो बॉडी थी हाई टेम्परेचर पर, उनकी बॉडी जो थी वो लॉन्गर थी और टेल और हाइंड लिम्स भी उनके लॉन्गर थे। तो इस तरह के माइस जो है जब एक जनरेशन में आए उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में भी इस तरह से माइस जो है हमें देखने को मिले। यानी कि एनवायरमेंट का इफेक्ट जो है वो जर्म सेल्स के ऊपर भी पड़ता है, और जर्म सेल्स के ऊपर जिनके ऊपर एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ा है तो वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलेगा। एंड वी कैन हैव ऑल्सो अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन द जर्म सेल्स। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को आप एक्सपोज करें, जैसे आपके एक्स रेज है या आपके यूवी रेज है या अदर तरह के रेडिएशंस जो है, उससे अगर किसी एनिमल का एक्सपोजर करते हैं तो वो डायरेक्टली उसके जर्म सेल्स को इफेक्ट करता है और वो इफेक्ट आपको नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों से जो ये साइंटिस्ट हैं जो जिन्होंने नियोलिमार्किज्म दिया, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, दे कंक्लूडेड दैट द जर्म सेल्स दे आर नॉट इम्यून टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। जर्म सेल्स जो है वो भी एनवायरमेंट से इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और अगर जर्म सेल्स में कोई चेंजेस आ गए तो दैट इज कैरिड टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। ठीक है, वो नेक्स्ट प्रोजेनी तक जो है वो पहुंच जाता है। एंड समटाइम द जर्म सेल्स में ऑल्सो हैव द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट सच एज द
एक्स रेज वगैरह का इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली एक जनरेशन में ही जर्म सेल्स के ऊपर आ जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलेगा. द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज द डार्विनिज्म, द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. सो डार्विनिज्म तो आप जानते हैं बहुत फेमस थ्योरी है, और जिसमें कि चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने एक वोयज अपना किया ऑन दी गैलापागोस आइलैंड विच इज इन साउथ अमेरिका में है, और वो एक शिप के ऊपर गए. उस शिप का नाम है HMS बीगल. ये HMS बीगल जो शिप का नाम है, कई बार इसको भी वन वर्ड में पूछ लेते हैं. और उन्होंने अपने वोयज के दौरान डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लिए, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, द थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन. जो पहले थी हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसको उन्होंने निग्लेक्ट करके जो नई थ्योरी थी, दैट इज दी थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं. इसके पहले कि वो HMS बीगल के ऊपर अपना सफर कर रहे थे और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी, ये आपका शिप का डायग्राम दिया हुआ बुक में. सो उन्होंने, एक साइंटिस्ट है माल्थस का एक ऐसे आया था, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन. इसको भी उन्होंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, बहुत ध्यान से पढ़ा, क्योंकि यहीं से उन्हें आइडिया मिला दैट द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस विद इन द पॉपुलेशन, दैट हाउ द एनिमल्स विद इन द पॉपुलेशन दे स्ट्रगल with each other for their existence, that how the struggle is there within a population for the existence. कि एक जो है, इसके साथ ही जो डार्विन थे, he was also thinking about the other essay which was given by Charles Lyell on the principle of geology. कि जियोलॉजी के प्रिंसिपल के ऊपर भी एक ऐसे आया था बीच में, इसको भी उन्होंने काफी स्टडी किया, एंड अपनी पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशंस के साथ उन्होंने, और इनको भी अपने ध्यान पे रखते हुए, डार्विन एंड वॉलिस, दे पब्लिश देयर वर्क ज्वाइंटली इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लेनिन सोसाइटी ऑफ लंडन, एंड दे gave their paper under the title of the On the Tendency of the Species to Form Varieties and on the Perpetuation of the Varieties and the Species of the Natural Selection. So ये जो उन्होंने अपना काम दिया, इसे हम डार्विन वॉलिस थ्योरी भी कहते हैं, और डार्विन ने अपना पूरा का पूरा काम जो है वो एक्सप्लेन किया अपनी बुक में, एंड द नेम ऑफ द बुक वाज द ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, विच वाज पब्लिश इन 1859. नाउ लुक बेटा, ये बुक कितनी फेमस थी, इनका काम कितना ज्यादा पहले ही जो था वो फेमस हो चुका था उनके पेपर के बेस पे ही, कि जिस दिन उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की उसी दिन, और 24 नवंबर 1859 सेम डे उनकी बुक की सारे के सारे एडिशन जो थे वो बिक गए. Now, what are the different postulates of the Darwinism? First is the geometric increase. Geometric increase का मतलब होता है कि जो animals हैं वो अपनी population को जो है वो बहुत ज्यादा increase करने की जो है वो कोशिश करते हैं. अगर हम बेटा पैरामीशियम की बाकी सभी postulates को हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट कमिंग टू geometric increase, जैसे पैरामीशियम की बात कर लें तो पैरामीशियम दे डिवाइड 3 times by binary fission in the 24 hours, यानी कि अगर फेवरेबल कंडीशंस मिले तो वो 3 times जो है वो एक ही पैरामीशियम डिवाइड कर लेगा. सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच नंबर ऑफ पैरामीशियम देयर विल बी. अगर यही पैरामीशियम 5 years तक कॉन्टिन्यूसली जो है वो डिवाइड करता है, अगर सिर्फ 1 month के लिए ही, तो उसमें कितने ज्यादा पैरामीशियम हो जाएंगे, जो कि दैट विल बी इक्वल टू द 10,000 times द मास ऑफ द अर्थ. लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है. आप जानते हैं बहुत सारे एनिमल्स जो है वो मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो मर जाते हैं. तो सबसे पहले जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करने की जो है वो कोशिश करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है वो बहुत सारे तैयार करते हैं. ऐसे ही हाउस फ्लाइज बना लें हम, हाउस फ्लाइज के भी देयर आर अप्रोक्सीमेटली 120 eggs lays बाय अ फीमेल इन द समर. तो 6 times वो समर में जो है वो अपने एग्स जो है वो लेस करती है. इस तरह के कॉड फिशेज है, कॉड फिश फीमेल विल ले अप्रोक्सीमेटली million of eggs 1 year. ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारा 2% है पॉपुलेशन ग्रोथ, और अप्रोक्सीमेटली 35 years में हमारी पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाती है. ठीक है, तो ये आ गया हमारा, दैट इज द geometric increase, that all the organisms they tend to increase their population to a great extent. उसके बाद आ गया आपका लिमिटेड फूड एंड स्पेस. अब जैसे कि हमारी अर्थ तो लिमिटेड है, फूड और स्पेस तो हमारे पास लिमिटेड है, नो डाउट कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड फूड और स्पेस की वजह से हमारे बीच में जो है वो
पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो क्यों कम हो रही है? एक तो प्रेडेटर्स भी है, पैथोजेंस है, हमारे बीच में जो है वो स्ट्रगल होता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है तो देयर विल बी स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, कि जो है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए जो है वो स्पीशीज के बीच में जो है वो स्ट्रगल होगी। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो नहीं बच पाते हैं। ऐसे ही कुछ कंडीशंस है जैसे आपके ड्रॉट है, फ्लड है, तो ये सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव चेक्स हैं। इसे पॉजिटिव चेक कहा था माल्थस ने कि देयर आर सम पॉजिटिव चेक्स विद विच द पॉपुलेशन इज बीइंग अंडर द कंट्रोल। पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहती है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई होती है सॉरी, वो काफी हद तक जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इतनी रैपिडली बढ़ती है, लेकिन उतने एनिमल्स जो है वो अपनी यंग एज तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उन एनिमल्स को आपस में स्ट्रगल करना पड़ता है अपने Now the struggle is of different type. One is the intraspecific struggle, that means the struggle between the two members of the same species. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी है, the two dogs they struggle for the piece of the meat. So the two dogs they belong to the same species. ऐसे ही इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल होता है। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल यानी कि दो जो अलग अलग स्पीशीज है उनके बीच में भी स्ट्रगल हो रहा है। कोई स्पीशीज जो है वो दूसरे को अपना प्रे बनाते हैं, कई एज अ प्रेडेटर बनाते हैं। अब जैसे हम स्नेक की बात करें, स्नेक जो है इट इज ट्राइंग टू कैच द रैट, तो रैट जो है वो अलग स्पीशीज है, स्नेक अलग स्पीशीज है। दोनों ही अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। स्नेक को एज अ फूड रैट चाहिए और रैट को जो है वो इससे बचना है अपने सर्वाइवल के लिए। ऐसे ही हमारे पास जो है कुछ स्ट्रगल जो है ऑर्गेनिज्म को एनवायरमेंट के साथ भी करना पड़ता है। जब एनवायरमेंट में कुछ एडवर्स कंडीशन आ जाती है, जैसे कि हीट, कोल्ड, ड्रॉट या अर्थक्वेक या लाइटनिंग जैसी कंडीशन आ जाती है, तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो है एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को वो अपने एनवायरमेंट के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और कई बार जो है वो सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए भी जो है स्ट्रगल होता है। यू ऑल नो कि जो अपने जो ऑपोजिट पार्टनर है उसके साथ जो है पेयर अप होने के लिए भी अलग अलग जो एक्टिविटीज, अलग अलग जो आपके कोर्टशिप बिहेवियर है वो मेल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे आप बात कर ले अपने पीकॉक की, तो दे परफॉर्म द ब्यूटीफुल डांस टू अट्रैक्ट द फीमेल। तो वो क्या है, एक ही स्पीशीज के जो मेल्स हैं या एक ही स्पीशीज की जो फीमेल्स हैं वो अपने ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ द सेक्सुअल सिलेक्शन। अनदर पॉइंट इज योर वेरिएशन, कि ये सब चीजों के बीच में जो है एक वेरिएशन भी जो है वो आती है। एंड दिस वेरिएशन दे एक्ट एज द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स द डिफरेंसेस इन द शेप, द साइज, द बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये वेरिएशन जो है दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होता है। डार्विन ने ये कहा कि वेरिएशन जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, जैसे उन्होंने फ्लक्चुएशंस कहा, और दूसरा जो होता है वो होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जिसको उन्होंने स्पॉट्स कहा। तो उन्होंने बोला कि वेरिएशंस जो है वो ज्यादातर जो है वो न्यूट्रल होती है, हार्मफुल होती है और जो है हमारे लिए यूजफुल होती है। जो आपकी हार्मफुल वेरिएशंस हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो जो एनवायरमेंट, जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अडॉप्ट करते हैं अपनी यूजफुल कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को, जो उन्हें आगे अपने एनवायरमेंट में अडॉप्ट करने में मदद करते हैं। सो वेरिएशन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो वेरिएशंस हैं जिन एनिमल्स में अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने आप में वेरिएशन ले आते हैं, और वो इस तरह के कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस को अडॉप्ट करके जो है आगे बढ़ते हैं, वही एनिमल जो है वो आगे चल के सर्वाइव करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचुरल सिलेक्शन, की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की जो सबसे फिट होगा नेचर उसको अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगी। जो फिट होगा वही नेचर में सर्वाइव करेगा। अनफिट जो है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं। जब कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाती है या कोई, अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात कर ले बच्चों, तो हम उन्हीं एनिमल्स की जो है वो ब्रीडिंग करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिनमें यूजफुल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नेचर में भी होता है कि जो जिनमें ज्यादा बेटर
कैरेक्टर्स होते हैं, सर्वाइवल के ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, या जो अपने एनवायरमेंट में फिट हो जाते हैं वही सर्वाइव करेंगे। जो अनफिट इंडिविजुअल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे धीरे धीरे, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगी। सो नेचुरल सिलेक्शन इज अ ऑटोमेटिक एंड अ सेल्फ ग्रोइंग प्रोसेस, जो नेचर अपने आप करती है और चेक रखती है एनिमल्स के ऊपर कि फिट एनिमल्स ही जो है वो आगे की ओर जाए। सो ये जो टर्म थी नेचुरल सिलेक्शन बेटा, ये डार्विन ने दी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थी वो वॉलेस ने दी। डार्विन ने कहा कि नेचर सिलेक्शन करती है और सिलेक्टेड इंडिविजुअल ही आगे सर्वाइव करेंगे, और कौन से इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे? जो फिट होंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट टर्म वॉज गिवन बाय द वॉलेस। सो नेचर दैट एक्ट एज अ रिस्ट्रिक्टिव फोर्स एंड नॉट अ क्रिएटिव फोर्स। नेचर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी अनफिट इंडिविजुअल्स को कि वो आगे जो है वो नहीं बढ़ पाए। तो द नेक्स्ट इज द इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशन, कि जो यूजफुल वेरिएशन है वो आगे इनहेरिट होंगे अगले ऑफस्प्रिंग्स में, ताकि हमारे जो आगे ऑफस्प्रिंग पैदा हो वो भी फिट हो। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज द स्पेशिएशन, कि ये वेरिएशंस जो है वो धीरे धीरे हर जनरेशन में, नई जनरेशन में धीरे धीरे और वेरिएशन धीरे धीरे आते जाएंगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एक नई स्पीशीज बन जाएगी जो कि अपने जो ओरिजिनल स्पीशीज से टोटली ही डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन, द एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड द स्पीशिएशन, जो नई स्पीशीज बनने का जो हमारा प्रोसेस है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। जो हमारे पास ऑलरेडी स्पीशीज है उनमें धीरे धीरे क्या हुआ है, ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास नई स्पीशीज जो है वो आई है। नाउ देयर इज अ कंपैरिजन शोन इन अ डायग्राम बिटवीन द लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। लेमार्किज्म में क्या बोला था? लेमार्क ने कहा था कि जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे अपने नेक्स को स्ट्रेच करते हैं न्यू नीड की वजह से, और नेक को स्ट्रेच करते हुए अल्टीमेटली उनकी नेक्स लंबी हो गई। लेकिन डार्विन ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ये कहा कि हमारी पॉपुलेशन में कुछ जो है वो अलग तरह के एनिमल्स जो है, वेरिएंट्स जो है वो आ जाते हैं, वेरिएशंस आती हैं, और जो वेरिएंट्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं वही सरवाइव कर पाएंगे। जो एडजस्ट नहीं कर सकते वो धीरे धीरे क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जिन जिराफ्स की पॉपुलेशन जो थी, जिनकी नेक छोटी थी, जिनकी लेंथ कम थी, वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो गए, और जो वेरिएंट्स जिनमें की नेक लंबी थी उन्हीं की पॉपुलेशन जो है वो आगे चलकर इंक्रीज हुई, और अल्टीमेटली वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ जिराफ्स हैविंग द लॉन्ग नेक एंड द पॉपुलेशन ऑफ द जिराफ हैविंग द स्मॉलर नेक was eliminated due to the process of the natural selection. So what are the different evidences in the favor of the Darwinism? Darwinism के फेवर में क्या क्या है हमारे पास? जैसे हमारे पास मिमिक्री है, ठीक है, मिमिक्री होती है, आप जानते हैं मिमिक्री एक फिनोमिना है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को किसी के साथ मिमिक करता है और अपने आप को बचा के रखता है। तो जो मिमिक्री करते हैं वो एनिमल्स, वो अपने आप को इजिली जो है वो बचा लेते हैं और उनके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो ज्यादा है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो इसमें एग्जाम्पल दिए जिससे कि बताते हैं कि डार्विन जो है उनकी थ्योरी जो है वो काफी हद तक जो है वो एक्सेप्ट हो गई थी, ठीक है। तो एक जो कुछ एक इसमें डिफेक्ट्स भी हैं, कई जो अगेंस्ट डार्विनिज्म है वो ये है, जैसे कि डार्विन ने तो यही बता दिया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कैसा है, वो सर्वाइवल हो गया, ठीक है, वेरिएंट्स आ गए, लेकिन वो रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये वेरिएशन क्यों आई है, ठीक है। सो ही कुडंट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि उन्होंने ये तो कह दिया कि कुछ वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अलग एनिमल्स होंगे। जैसे हम जिराफ की बात कर लेते हैं, तो जिराफ की पॉपुलेशन में जो लॉन्ग नेक एनिमल्स वाले एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करे, और जो स्मॉल नेक वाले एनिमल्स थे वो एलिमिनेट हो गए। लेकिन ये आए कहां से? फ्रॉम वेयर दिस लॉन्ग नेक एनिमल्स दे कम फ्रॉम, व्हाट वाज द रीजन फॉर देयर लॉन्ग नेक एंड दे वर डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। तो दे कुडंट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द वेरिएंट्स और अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। So the next theory explaining this is the mutation theory. This mutation theory was given by Hugo de Vries, and he explained his theory in his book called as the Species and Varieties: The Origin of the Mutation. तो mutation theory जो है बेटा, इसमें इन्होंने explain किया कि mutation is the reason for the variation, कि mutation की वजह से जो है वो आपको variation देखने को मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका इवोल्यूशन है वो जर्की प्रोसेस है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, कि म्यूटेशंस जो है वो सडनली आती हैं,
ठीक है, उन्होंने काम किया था, अपना प्लांट है इवनिंग प्राइमोस जिसको हम ओइनोथेरा रिमार्किना कहते हैं। तो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया कि म्यूटेशंस जो है वो म्यूटेशंस जो है वो क्या है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए रोल प्ले करेंगे, एंड दे अपेयर सडनली। ठीक है, वो सडनली आते हैं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है म्यूटेशंस की वजह से इवोल्यूशन का होना। सो इवोल्यूशन इज अ डिसकॉन्टिन्यूस एंड जर्की प्रोसेस विच वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ने कहा था कि जो म्यूटेशन है वो बहुत एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, जबकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक जर्की और डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब इन्होंने ये कैसे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है एक प्लांट के ऊपर, ओइनोथेरा रिमार्किना, नॉर्मल प्लांट लिया, उसको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किए, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन किए, तो उसके सीड्स आ गए। अब उन्होंने सीड्स में ऑब्जर्व किया कि कुछ मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स जो थे वो क्या थे, आपके नॉर्मल प्लांट्स थे, लेकिन कुछ एक प्लांट्स जो थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। जो डिफरेंट प्लांट्स थे उनको उन्होंने बार बार फिर से सेल्फ पॉलिनेट किया, बार बार सेल्फ पॉलिनेट किया, फिर उनसे सीड्स मिले। अब जब सीड्स मिलेंगे तो फिर से ज्यादातर प्लांट्स तो नॉर्मल होंगे, लेकिन बहुत कम प्लांट्स जो थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। तो ये जो डिफरेंट प्लांट्स हैं जो अलग आए हैं बहुत सारे जनरेशन के बाद, ये टोटली जो थे वो डिफरेंट हो चुके थे जो हमारा पेरेंट प्लांट था जहां से हमने स्टार्ट किया। तो ये जो नई स्पीशीज आई है यहाँ पर जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट है, दिस ऑल अराइज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन विच इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड वो जो है वो सडनली होता है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। और ये ऑर्गेनिज्म जिनमें की नए कैरेक्टर्स आ गए हैं जो कि बेसिक प्लांट से डिफरेंट थे, इनको उन्होंने क्या कहा, म्यूटेंट्स। दीज आर द म्यूटेंट्स, राइट। सो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये जो हमारे डिफरेंट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो प्लांट है इसमें अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जैसे इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओइनोथेरा रिमार्किना जो प्लांट है इवनिंग प्राइमोस, इसमें 16 नंबर क्रोमोसोम के भी उन्होंने प्लांट्स देखे, 20, 22, 24, 28, एंड the plant having the 30 chromosome were also observed. So these all are the mutants, ठीक है, जिनमें की अपने पेरेंट्स से अलग जो था वो जेनेटिक मेकअप था। अब कंक्लूजन से हमें क्या पता लगा, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि म्यूटेशन इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड म्यूटेशन से धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम एक जर्क में जो है वो चेंज आएगा। Now talking about the conclusions कि evolution is a discontinuous process and it occurs by the mutation। ठीक है, जो एलिमेंट्री स्पीशीज होती है जब उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस आ जाते हैं, नए नए चेंजेस आ जाते हैं, तो फिर बाद में वो नई स्पीशीज जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो म्यूटेशंस जो है वो ज्यादातर म्यूटेशंस कई बार हार्मफुल भी होते हैं, कई बार हमारे लिए जो है वो यूजफुल भी होते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एविडेंसेस इन फेवर ऑफ द म्यूटेशन थ्योरी। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये एनकॉन शीप का जो एग्जाम्पल है, जो शॉर्ट लेग शीप है, ये जो है ये एक म्यूटेंट है। जो नॉर्मल आपके शीप है उनका जो ऑस्प्रिंग है, एक म्यूटेंट ईव आ गया हमारे पास जिसकी जो लेग्स थी शॉर्ट ही। तो ये जो है दिस अराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जनरेशन। एक सिंगल जनरेशन में ही हमें जो है वो अलग तरह का ऑस्प्रिंग जो है वो देखने को मिल गया। ऐसे ही हमारे पास जो है कई बार हमारे पास हेयरलेस डॉग्स आ जाते हैं, कैट्स आ जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो सिंगल जनरेशन में होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें थी जो कि म्यूटेशन थ्योरी ने एक्सप्लेन की, बट देयर वर आल्सो सम एविडेंसेस विच वर अगेंस्ट म्यूटेशन थ्योरी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी थ्योरीज पहले एक्सेप्ट होगी, लेकिन बाद में उनका क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ एविडेंसेस मिले जो उनके अगेंस्ट थे। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन थ्योरी की, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मिमिक्री या प्रोटेक्टिव कलरेशन जो है कि कैसे कुछ एनिमल जो है वो अपने आप को मिमिक करते हैं, और वो उनमें ये फिनोमेना कहाँ से आया, उन मिमिक्री कैसे आई उनमें। ठीक है, एक जर्क में जो है वो मिमिक्री नहीं हो सकती। मिमिक्री जो है वो कैसे उन्होंने अडॉप्ट किया अपने आप को, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो बहुत स्लो है। अगर म्यूटेशंस को ही हम बात मान लें कि म्यूटेशन इज द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, तो दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज म्यूटेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। देयर इज ओनली वन म्यूटेशन इन मिलियन ऑफ द जीन्स। ठीक है, तो इतनी स्लो अगर म्यूटेशन का रेट है तो इससे जो है जो आपका इवोल्यूशन है वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन जो है जो हमें देखने को मिल रहा है जो धीरे धीरे ही हुआ है, लेकिन अगर वो सिर्फ म्यूटेशन की वजह से ही होता तो आज तक इतना इवोल्यूशन जो था वो पॉसिबल नहीं हुआ होगा। सो वी कैन नॉट से दैट द म्यूटेशन इज द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन।
ठीक है। और दूसरी बात, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल आ गए, जैसे कि ये आपके कनेक्टिंग लिंक्स है हमारे पास। कनेक्टिंग लिंक्स यू ऑल नो विच आर दी ऑर्गेनिज्म विच कनेक्ट द वन फाइलम और टू द अनदर और द वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो ये कनेक्टिंग लिंक्स जो है ये भी हमारे ह्यूगो डी वेरिस एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कनेक्टिंग लिंक्स कैसे आए, ठीक है। क्योंकि कनेक्टिंग, उन्होंने कहा था कि जर्क में, जैसे एक जर्क में ही रेप्टाइल से बर्ड्स बन गए या एक जर्क में ही रेप्टाइल से मैमल बन गए। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक है, जैसे कि बर्ड्स आप ले ले, आर्कियोटेरिक्स, ये आर्कियोटेरिक्स होता ही नहीं, ठीक है। आर्कियोटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। तो ये कनेक्टिंग लिंक होते ही नहीं। अगर एक जर्क में ही अगर इवोल्यूशन हो गया होता तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन जो है, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बट ये जो है वेरिएशन को जरूर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये जरूर पता लगा कि नए वेरिएंट्स जो थे वो क्यों आ रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उसके बाद हमारा बचता है नियो डार्विनिज्म मॉडर्न थ्योरी। जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो क्या है, वो इन सब की ही मॉडिफिकेशन है। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।